गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम वितान का नया पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इस कहानी में क्या है उसके बारे में थोड़ा सा कहानी का परिचय हम देखें तो इस प्रकार से है। सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी द्वारा रची गई है। कहानी संग्रह क्याप ये के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मनोहर श्याम जोशी की इस रचना में स्पष्ट किया गया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए, यानी जो हमारा समाज है जो आज के युग के ओर बढ़ रहा है, आज के नई युग की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरा समाज क्या कह रहा है ये कि समेटे हुए है। तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले मूल्य, यानी जो हमारे संस्कार हैं, जिन संस्कारों को हम प्राचीन काल से मानते हुए आए हैं, वो संस्कार अब क्या हो रहे हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, आगे के साथ साथ हम अपने संस्कारों को भूलते जाते हैं। तो ये सब इस कहानी में संस्कारी व्यक्ति का आधुनिक युग के लोगों को बदलते देखकर परेशान होना दर्शाया गया है। जो आज के लोग परिवर्तन जिनमें आ रहा है, बदलाव जिनमें आ रहा है, ठीक है, कैसा बदलाव, संस्कार बदलाव, आप शायद समझ नहीं रहे होंगे। मैं इसका उदाहरण एक दूं कि पहले हम जो हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा रीति रिवाज, जो हमारी परंपरा, जो हमारे संस्कारों में आता है, वो क्या था। सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करना, माता को माता ही कहते थे, माँ ही कहते थे, और पिता को पिताजी ही कहते थे। लेकिन आज मॉम डैड, यानी ये नए युग में परिवर्तित हुआ है। ऐसे शब्दों से, ऐसे जो बदलाव हैं, इनको देख करके जो कहानी के नायक हैं वो जो है इन चीज़ों से परेशान होते दिखाई देते हैं। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों में विचारों में विषमता का भेद बताया गया है। विषमता यही है, भेद यही है। विचार क्या है, आज का आदमी नए युग की सोच करता है, नए नए मनोभाव पैदा करता है मन में कि हम सरलता से काम करें, और पुराना आदमी क्या होता, कठिनता से काम करता था। संस्कार थे आदमी के अंदर, सम्मान था, वो सम्मान आज विलुप्त होता जा रहा है। तो यही मतभेद है, विचारों की भिन्नता, विचारों में मतभेद, अलग अलग विचार। आधुनिक युग के लोग बदलते कहानी में यशोधर बाबू की दुविधा का वर्णन किया गया है। दुविधा क्या है, द्वंद्व क्या है आज के युग में, तो वही द्वंद्व है जो बदलती हुई तस्वीर उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो दुविधा का वर्णन किया हुआ है। दुविधा क्या है, जो बदलता हुआ समाज दिखाई दे रहा है। जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, ये कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो में यथा स्थितिवादी का भाव है। यथा स्थिति का मतलब होता है, यथा माने जैसा, स्थिति माने जो वर्तमान समय में है या उस समय में है, स्थिति उसको कहते हैं। तो भाव है संभाव इम्प्रॉपर में अनिर्णय की स्थिति है, यानी इसमें आदमी निर्णय नहीं ले पाता। संभाव इम्प्रॉपर, लगता है कि ये सही नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ क्या है, गड़बड़ है। ऐसा भाव संभाव इम्प्रॉपर शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व हैं, दुविधा पैदा करते हैं। अब देखिए, हम पाठ का सार मैं आपको समझा रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए।
यशोधर बाबू और उनका व्यवहार। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में वे समय पर ही जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक भी दफ्तर में बैठना पड़े तो प्रसन्नचित्त होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई। ये थोड़ा बदलाव था, जो चाय पिलाना, सालगिरह मनाना, वो उनके संस्कारों में नहीं था, वो उनके संस्कार नहीं थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जो दफ्तर के लोग थे, अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, उनका सहयोग किया है, उनको खुशी के लिए चाय पानी की व्यवस्था की। आगे आता है यशोधर बाबू की और किशनदा। किशनदा कौन है? किशनदा यशोधर बाबू के प्रेरणा के स्रोत हैं। यानी हम अगर कहें कि यशोधर बाबू को जीवन को बनाने में किशनदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व गुरु जैसा था, क्योंकि जब यशोधर बाबूजी गांव से दिल्ली आए तब किशनदा ने ही उन्हें अपनी यहाँ पहले तो मैस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई। और जब जीवन के हर कठिन समय में किशनदा यशोधर बाबू के साथ बने रहे। किशनदा ने विवाह नहीं किया। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादरी से मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर अपनी बात समाप्त कर दी, अर्थात सही कारण का किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर भी यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। यानी यहाँ पर जो दिया गया है कि उन्होंने क्या है, किशनदा ने विवाह नहीं किया। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादरी से पूछा। क्या पूछा? उनका सबसे पहली बात है कि किशनदा ने विवाह नहीं किया। जीवन के लिए ये कहानी यहाँ पर, ये मैं इसको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहानी हमें ये संदेश दे रही है, ये कह रही है कि भाई जीवन में जीवन साथी का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, अंतिम समय जो होता है व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद, फिर उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जो हुआ होगा, हमें कुछ पता नहीं कैसे उनकी मृत्यु हुई। अरे कम से कम जब जीवन साथी है, दो लोग रहेंगे तो दो में से एक आदमी को तो ये तो पता होगा कि मृत्यु का क्या कारण था, कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो ये अकारण, जिसका कोई कारण का पता नहीं है, ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये गद्यखंड हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है। इसमें यशोधर बाबू की विवशता माने होती है मजबूरी। मजबूरी कैसी कि बच्चों और पेरेंट्स में, जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनमें जो विषमता होती है, भिन्नता होती है। पेरेंट्स हर बच्चे के लिए अपेक्षा करता है, माँ बाप हर बच्चे के लिए अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो संतति है, हमारी जो संतान है, आने वाले जीवन में एक अच्छा इंसान बने। लेकिन बच्चा ठीक उसका विपरीत हो जाता है, वो कहने सुनने में नहीं आता है, माँ बाप की बात का कहना नहीं मान रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये बात जो है यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है इस कहानी में। यशोधर बाबू के जीवन में यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और उनके विचारों को सुनकर मानना भी नहीं चाहते थे। यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती तो वह संभाव इम्प्रॉपर कहते थे। संभाव इम्प्रॉपर का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया, संभाव इम्प्रॉपर का अर्थ है कि कुछ ना कुछ गलत होना,
कहीं न कहीं गलत है, कुछ न कुछ गलत है। इसलिए वे इस शब्द को संभाव इम्प्रॉपर कहकर कह देते थे। अब यशोधर बाबू और उनका परिवार। अब यहाँ पर जो परिवार की अगर बात करें, परिवार, जिस परिवार को माँ बाप, पेरेंट्स बड़ी कठिनाई से, मेहनत से, परिश्रम से परिवार का भरण पोषण करता है, और जब परिवार सबल हो जाता है, बच्चे कमाने लगते हैं, बच्चे कामयाब हो जाने लगते हैं, इवन के पत्नी जो है वो बच्चों की तरफदारी करती है, बच्चों के उसके माहौल में ढल जाती है। लेकिन यशोधर बाबू सैद्धांतिक आदमी, संस्कारवान है, वो इसलिए परिवर्तित नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कहानी हमें ये संदेश देती है, पारिवारिक जो ये होते समझौते होने चाहिए, जैसा कि इस कहानी में बताया गया, वो आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन ये हमें ये संदेश ज़रूर देता है कि कुछ समझौता पेरेंट्स को करना चाहिए, माँ बाप को करना चाहिए, और कुछ समझौता बच्चों को करना चाहिए, जिससे कि एक संयुक्त परिवार जो सब मिलजुल कर के साथ में रहते हैं, वो परिवार सफल ढंग से निर्वाहन हो सके उसका। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे, 1 पुत्री। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में रुपये 1500 प्रति माह पर काम करता है, और दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। यहाँ पर भिन्नता देगी, पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। अब पुराने विचारों वालों को क्या है, नए विचारों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन नए विचार वालों को भी पुराने विचारों को भी महत्व देना पड़ेगा। यानी हमें पाँव छूना है तो छूना है, माँ को माँ कहना है, पिता को पिता कहना है, तो ये हमारे संस्कार हैं। मैं छोटी सी बात से आपको समझा रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करें। विचारों वाले व्यक्ति है, उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। मतभेद माने होता है विचारों की भिन्नता, अलग अलग विचारधारा। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। जो पत्नी कही जाती है, अर्धांगिनी कही जाती है, पत्नी पति का हर पल हर क्षण सहयोग करना चाहिए, जिसको वो भी जो है आधुनिक रंग में, यानी बच्चों की तरफदारी करना, बच्चों के रंग में रंग जाना। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे ये कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है। यानी बच्चे क्या हो गए, समझदार हो गए, पिता क्या हो गए, नासमझ हो गए, उनको कुछ पता नहीं है। तो क्या कह रहा है, जब आपको कुछ पता नहीं है, जब आपको कुछ पता नहीं तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को ठीक नहीं लगता। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, जबकि ये कोई बुरी बात नहीं। मंदिर जा रहे, आत्म शांति के लिए जा रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, आत्म शांति के लिए कर रहे, तो इसमें बुरा क्या है। और मैं समझता हूँ कि यशोधर पंत जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, बल्कि उन्हीं बच्चों के लिए, उनकी शांति, उनकी सुख समृद्धि के लिए ही कर रहे हैं। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग के रीतियों को अपनाएं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नई रीतियों को अपनाएं, लेकिन वो भी तो जो पुरानी परंपरा, जो हमारे संस्कार है, उन संस्कारों को भी नहीं, उनको भूलना चाहिए। यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग जो कहानी का शीर्षक है, ये इस पे आधारित है, सिल्वर वेडिंग। इस बाबूजी का पोता
बाबूजी को पता ही नहीं था कि उनके घर पर शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहनकर जाएं। मैं एक बार फिर इस लाइन को समझा रहा हूँ कि जब आप दूध लेने जाएंगे तो इस गाउन को पहन करके जाना। क्यों भाई, क्या वो कपड़े पहन कर नहीं जाते थे? यह हमको समझना है। यानी आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, और जब वो दूध लेने जा रहे तब क्या आपकी प्रतिष्ठा घट नहीं रही है? तो यही चीज़ यहाँ पर समझने को मिलेगा हमें। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले ले। जो वो उनको काम बांट रहे हैं, दूध लाना, सब्जी लाना, जो भी घर का काम है, तो वो चाहते हैं कि जीवन भर मैंने इस काम को किया, अब क्या है, इन बच्चों को इस काम को करना चाहिए। उनकी मन की आवाज़ है। किनकी? यशोधर बाबू की। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनाकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किसंदा उतर आए हों। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों में आए परिवर्तनों को दर्शाती है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों में जो बदलाव आए हैं, उसको ये कहानी क्या कर रही है? दर्शाती है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि ये जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का अंतराल है, इसमें दोनों पक्षों को ही सामंजस्य बिठाना चाहिए।